और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अफगानियों को देश छोड़ने की इजाजत मिल गई है। अफगानिस्तान में तालिबान ने देश छोड़ने की अब इजाजत दे दी है। इससे पहले बंदिश लगाई गई थी उन पर, लेकिन अब अफगानियों को भी देश छोड़ने की इजाजत मिल गई है अफगानिस्तान से। अफगानी मीडिया के हवाले से खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अब अफगानियों को अफगानिस्तान छोड़ने की इजाजत मिल गई है। बड़ी खबर अफगानिस्तान से, तालिबान ने देश छोड़ने की इजाजत दे दी है सभी अफगानी नागरिकों को। अमेरिका ने बयान जारी कर इसका दावा भी किया है। बड़ी खबर इस वक्त अफगानिस्तान से सामने आ रही है, जो आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि अफगानियों को अब देश छोड़ने की इजाजत दे दी गई है। इससे पहले यह खबर सामने आई थी कि तालिबान ने जितने भी अफगानी नागरिक हैं उन पर बंदिश लगा दी थी, अंकुश लगा दिया था, और ये कहा गया था कि वो अफगानिस्तान छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन अब बड़ी खबर जहां पर अफगानिस्तान से आ रही है, जहां अफगानियों के देश छोड़ने की अब उनको इजाजत मिल गई है। अफगानी मीडिया के हवाले से ये खबर है, जहां पर आपको बता दें कि अफगानी मीडिया के हवाले से खबर, जहां पर अफगानी नागरिकों को देश छोड़ने की इजाजत दे दी गई है। वहीं महाराष्ट्र की अब बात करेंगे। महाराष्ट्र में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी उत्सव मनाने के मुद्दे पर उद्धव सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। राज्य सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए दही हांडी उत्सव मनाने पर रोक लगा दी थी, लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद राज्य की सियासत में उबाल आ गया है। बीजेपी और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाते हुए दही हांडी उत्सव मनाने का ऐलान किया है। न्यूज 18 की खबर है कि बीजेपी नेता राम कदम को घर पर ही हिरासत में ले लिया जा रहा है। तो दही हांडी उत्सव पर अब घमासान मचता हुआ दिख रहा है। महाराष्ट्र में आज कृष्ण जन्माष्टमी है और हर वर्ष महाराष्ट्र में और कई अलग अलग हिस्सों में देश के दही हांडी का उत्सव होता है, लेकिन क्योंकि कोरोना काल है, पिछले 2 साल से लगातार कोरोना का साया हम पर बना हुआ है, और ऐसे में ये फैसला लिया गया है कि दही हांडी उत्सव महाराष्ट्र में नहीं मनाया जाएगा। विवेक गुप्ता शंकर मंदिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभिषेक पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सिद्धि विनायक मंदिर से। ठीक है, शुरुआत करते हुए विवेक आपसे, अभिषेक से पहले शुरुआत करते हैं। अभिषेक, क्या स्थिति है वहां पर? क्या दही हांडी उत्सव मनाया जा रहा है? हालांकि इससे पहले मना कर दिया गया है, लेकिन क्या हालात है? देखिए, दही हांडी उत्सव को लेकर पहले ही सरकार मना कर चुकी है। अभी मंदिर को लेकर के यहाँ पर मना कर रही है, और यहाँ पे सुधीर मुनगंटीवार की अगुवाई में मंदिर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए तमाम सारे नेता पहुंचे हुए हैं, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया है। तस्वीरें आप देखिए, सुधीर मुनगंटीवार और उनके साथ साथ तमाम सारे बीजेपी के लोग हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें मना कर दिया गया है, क्योंकि आगे बाबुलनाथ मंदिर तक उन्हें जाने से मना किया गया और कहा गया है कि फिलहाल वो आगे नहीं जा सकते क्योंकि मंदिर बंद है। आज पूरे राज्य भर में ये आंदोलन चल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर आचार्य पवन त्रिपाठी हैं। आचार्य, किस तरीके से आप लोग आंदोलन कर रहे थे और आप लोगों को रोका गया? देखिए, हम लोग यहाँ पर आए थे क्योंकि इस महाराष्ट्र सरकार में यह कंस रूपी सरकार है। यहाँ पर दारू की दुकान खुली है, मॉल खुले हैं, दुकानें खुली हैं, लोकल ट्रेन खुले हैं, लेकिन यहाँ पर केवल मंदिर दर्शन करना मना है। उस दर्शन हेतु हम लोग यहाँ पर आए थे कि हम लोग यहाँ पर आकर के दर्शन करेंगे और इस कंस रूपी सरकार का, जो भगवान श्री कृष्ण की ताकत से सभी राम भक्त, कृष्ण भक्त, इस सरकार का वध करने का कार्य करेंगे। और यह सरकार जिस तरह से राम भक्त और कृष्ण भक्तों पर घोर अन्याय कर रही है, उनको यहाँ से उठाने का कार्य कर रही है, उनको भजन तक नहीं करने दे रही है, यह बिल्कुल ही गलत है। बिल्कुल, यहाँ पर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो इस तरफ आप देखिए कि सुधीर मुनगंटीवार जो पूर्व मंत्री हैं और नेता हैं, फिलहाल उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है और मंदिर की तरफ जाने से रोक दिया है, और कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ पर कि उन्हें मंदिर तक ना पहुंचने दिया जाए। और यहाँ पर सुधीर मुनगंटीवार हैं और उसके साथ साथ तमाम सारे लोग पुलिस वाले हैं जो उन्हें हिरासत में लेकर के एक तरफ लेकर जा रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि फिलहाल सुधीर मुनगंटीवार को यहीं पे रोक दिया जाए। ये देखिए प्रदर्शन की सीधी तस्वीरें, आप सीधे देखिए प्रदर्शन की तस्वीरें, जहां पर पुलिस वाले खड़े हैं सुधीर मुनगंटीवार को घेर कर। सुधीर बाबू जिस लाइव चल रहा है, सुधीर बाबू जिस तरीके से आज मंदिर खोलने को लेकर के यहाँ आंदोलन चल रहा है और सरकार मना कर रही है, कैसे देखते हैं? देखो भाई साहब, दारू की दुकानें शुरू हो गई, बियर बार शुरू हो गए, यहाँ पे परमिट रूम शुरू हो गए हैं, तो हम इतना ही चाहते हैं। हमने मॉल शुरू किए, हम इतना ही चाहते हैं कि जैसे पूरे देश में
मंदिर शुरू है ना पूरे देश में। तिरुपति भगवान का मंदिर शुरू है, वहाँ शबरीमला का मंदिर शुरू है, काशी विश्वनाथ का मंदिर शुरू है। आप कुछ सावधानी खबरदारी लेना चाहिए। हम भी साथ में है सरकार के कि कोई भी व्यक्ति ये महाराष्ट्र में कोरोना की तकलीफ में नहीं आना चाहिए। मगर अरे भैया, जहाँ दवा नहीं काम करती वहाँ दुआ काम करती नहीं। एक अंतर मन को भक्ति के लिए आपने अगर ये नियम किया कि जिसके 2 वैक्सीन हुए हैं या जिसका RT-PCR हुआ है 24 घंटे वाला, उसको तो भैया दर्शन के लिए जा सकते ना। सरकार कह रही है भाऊ कि लगातार। जी बिल्कुल अभिषेक, यानी कि वहां पर लगातार अब जो नेता है वो पहुंच रहे हैं। विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं शंकर मंदिर कांदिवली से। विवेक, वहां पर क्या हालात देखने को मिल रहे हैं जन्माष्टमी के अवसर पर? देखिए शिवानी, ये जन्माष्टमी का मुद्दा अलग है और मंदिर खोलने का मुद्दा अलग है। अभी जो है बीजेपी के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र और मुंबई में जितने भी मंदिर बंद हैं उनको पूरी तरह से खोल देना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के जो नियम कानून कोरोना के बने हैं उसके हिसाब से धार्मिक स्थल नहीं खुल सकते हैं। देखिए किस तरह से पुलिस ने जिस तरह से बंदोबस्त किया है यहाँ पर, उसका मैं बंदोबस्त आपको दिखाना चाहूँगा कि पुलिस का बंदोबस्त देखिए। मुंबई के कांदिवली इलाके का ये शंकर मंदिर है और यहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त देखिए किस तरीके से है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता या फिर जो नेता यहाँ पे मौजूद होंगे वो मंदिर के अंदर जबरन अंदर नहीं जा सकते हैं। यही वजह है कि पुलिस का यहाँ पर कड़ा बंदोबस्त है। साथ ही साथ कुछ देर पहले यहाँ पर पुलिस ने तकरीबन कई लोगों को यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है, उन्हें नजदीकी पुलिस स्टेशन में भेजा गया है। लेकिन अभी भी देखिए यहाँ पर बीजेपी की जो सांसद गोपाल शेट्टी है वो यहाँ पर आए हुए हैं और पुलिस उनके आसपास खड़ी है और हो सकता है उन्हें भी हिरासत में लिया जाए। गोपाल शेट्टी से बात करने की हम कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं और किस तरीके से खड़े हैं। सरकार अगर हमको मजबूर करती है तो फिर हम संघर्ष भी करेंगे। लेकिन ये बताइए कि इसका कोई क्या हल नहीं, उपाय नहीं, क्या कोई प्रोटोकॉल के साथ इस तरह के धार्मिक स्थल नहीं खोले जा सकते? मैंने वही कहा ना कि है ना प्रोटोकॉल है। जैसा आपने अभी प्लेन में है सारे जगह पर 2 वैक्सीन वालों को अलाउ कर दिया है, उसका प्रोटोकॉल, उसका SOP निकला हुआ है कि 2 वैक्सीन वाले प्लेन में सफर कर सकते हैं, ट्रेन में सफर कर सकते हैं, बस में सफर कर सकते हैं, जगह जगह पर जा सकते हैं। वही प्रोटोकॉल आप मंदिर को भी लगा दो ना कि भाई पुजारी और बाकी सारे कर्मचारियों को कहो कि आपने 2 वैक्सीन लेना जरूरी है और मंदिर में जो दर्शन लेने के लिए आएंगे उनको भी 2 वैक्सीन लेना जरूरी है। बात खत्म हो जाती है। लेकिन धार्मिक स्थल कब खुलेंगे इसको लेकर के सरकार की तरफ से अभी तक कोई क्लैरिटी भी नहीं। ये तो सरकार का काम है ना, ये तो सरकार का क्लैरिटी नहीं, इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही है ना। कम से कम इसके बाद तो क्लैरिटी आ जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं आएगी तो फिर आंदोलन जारी रहेगा। गोपाल सर अपील कर रहे हैं कि लोग भीड़ ना इकट्ठा होने दें, इस तरह से गर्दी ना करें, आंदोलन ना करें। और दूसरी तरफ बीजेपी देखिए एक छोटी सी बात है। यानी कि अब मैं उद्धव जी को एक सलाह देना चाहूंगा, भीड़ कहाँ होती है। और अभिषेक के पास हम जाते हैं। अभिषेक, क्या तस्वीर देखने को मिल रही है उधर? देखिए एक तरफ आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो ये है बाबुलनाथ मंदिर, मुंबई का सबसे प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ पर कड़ा बंदोबस्त किया गया है। एडिशनल CP, DCP और ज्वाइंट CP तक के सारे अधिकारियों को बुलाया गया है ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पर बीजेपी के लोग ना पहुँच पाए। सुधीर मुनगंटीवार चूंकि महाराष्ट्र बीजेपी में बड़े नेता हैं, खुद उन्होंने आज इस आंदोलन की अगुवाई यहाँ पर की है, इसलिए यहाँ पर बंदोबस्त काफी कर दिया गया। चारों तरफ पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। इस पूरे इलाके को हर वो रास्ते बंद कर दिए गए हैं जहाँ से बीजेपी के कार्यकर्ता आ सकते हैं। सरकार की कोशिश है कि मंदिर के बहाने जो बीजेपी राजनीति करने की कोशिश कर रही है फिलहाल उसे रोका जाए, कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो हो। और उसको लेकर के जिस तरीके से यहाँ पर आप देखिए तस्वीरें कि तमाम सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, कर्मचारी मौजूद हैं ताकि इस पूरे इलाके को, पूरे परिसर को फिलहाल सेफ रखा जाए। और चारों तरफ पुलिस वालों को सिविल ड्रेस में और खुद एडिशनल CP यहाँ पर अगुवाई कर रहे हैं ताकि कोशिश ये है कि यहाँ से लोगों को ना पहुँचने दिया जाए। और उसके लेकर के तमाम सारे अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी के लोग जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं यहाँ पहुँचने के लिए। सर सावंत साहब, जिस तरीके से कोशिश हो रही है, बिल्कुल अभी बंदोबस्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल कोशिश उनका यह है कि चारों तरफ ये बंदोबस्त रखा जाए ताकि यहाँ से कोई भी व्यक्ति ना जा पाए। और बीजेपी ने पूरे महाराष्ट्र भर में आंदोलन किया है। प्रदेश अध्यक्ष खुद पुणे में मौजूद थे, उसके अलावा बड़े नेता भी अलग अलग जगहों पर मौजूद थे। नासिक से लेकर शिरडी तक, तुलजापुर से लेकर
यानी कि वहां पर तैनाती कर दी गई है और खासतौर पर आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो ऐसे में मांग भी की जा रही है बीजेपी की ओर से और जो भी विपक्षी नेता है महाराष्ट्र में उनकी ओर से कि दही हांडी का उत्सव होना चाहिए और उसी के मद्देनजर वहां पर जगह जगह मंदिरों पर अब तैनाती कर दी गई है पुलिस की। वहीं महाराष्ट्र सरकार की पाबंदी के बावजूद आज ठाणे में राज ठाकरे के पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ता दही हांडी उत्सव के लिए स्टेज तैयार करने में जुट गए हैं, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और उन्हें स्टेज बनाने से रोक दिया, जिससे नाराज होकर एमएनएस के कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गए। और ये वीडियो देखिए किस तरह वहां पर धरने पर अब बैठ गए हैं, क्योंकि ये स्टेज बनाने की कोशिश कर रहे थे। आज कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव है और उसी को लेकर महाराष्ट्र में कई मंदिर अभी भी बंद हैं और वहीं जो विपक्षी दल है उनका ये कहना है कि दही हांडी का उत्सव होना चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि दही हांडी उत्सव पर भी पाबंदी लगा दी गई है। देखिए, महाराष्ट्र में उद्धव जी सिर्फ हिंदुत्व का नाटक करते हैं, उनमें हिंदुत्व 0% बाकी रह गया है, बराबर है। आप देखेंगे तो अभी नारायण राणे की जनयात्रा रैली हुई, कल रात को भी उनके शिवसेना के शाखा के बाहर 200 लोग थे। हम लोग 50 लोग लेके करने के लिए देख रहे तो हमको मना किया जाता है, बराबर है। उन्होंने जो नारायण राणे के घर के बाहर तमाशा किया वो चला, थाना में इधर तमाशा हुआ बीजेपी के ऑफिस के बाहर वो चला, और दही हांडी नहीं चल सकती आपको। हम दही हांडी करेंगे, हम थाम है, नहीं तो मैं अभी से यहाँ अनशन पे बैठ जाऊंगा। हमारे महाराष्ट्र के सब जितने भी नेता लोग हैं वो मंडप मैदान में आ रहे हैं। कल सवेरे राज ठाकरे साहब भी यहाँ आएंगे। पुलिस का क्या दावा? पुलिस क्या वो बेचारे उनका काम कर रही है कायदा सुव्यवस्था का, लेकिन अगर इन्होंने मुझे नहीं करने दिया तो मैं यही मंडप पे आज अनशन शुरू कर दूंगा। बाकी त्योहार हो रहे हैं ना, तो हम लोग का हिंदुओं का त्योहार के बारे में क्यों आप लोग बार बार प्रादुर्भाव बढ़ने वाला है, कोरोना बढ़ने वाला है, बाकी जगह पे ने ये लोग का मीटिंग चलता है, ये लोग का मंत्री लोग का मीटिंग सब चलता है। हम लोग का कुछ त्योहार नहीं मनाना चाहिए। हम लोग हमारे त्योहार के ऊपर त्योहार मनाएंगे, उसके ऊपर हम लोग ठाम हैं। और महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव पर पाबंदी लगाने के लिए बीजेपी ने राज्य सरकार को निशाने पर लिया, तो शिवसेना ने भी कोरोना की रोकथाम के लिए केंद्र की ओर से जारी दिशा निर्देशों को हवाला देकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। भगवान कृष्ण के जन्म का ये उत्सव है वह मनाया दिया जाए पारंपरिक तरीके से। भीड़ जुटाना और भीड़ जुटा करके ये जो कोरोना की महामारी है उसे फैलाना, ये हम कतई नहीं चाहते। पर महाराष्ट्र की हिंदू विरोधी उद्धव सरकार हमें इसके लिए भी अनुमति नहीं देंगी। सवाल यह उठता है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव होना चाहिए सरकारों का, पर यह कैसी सरकार है? अन्य धर्म के लोग उनके किसी त्यौहार के लिए अनुमति पूछते हैं, उद्धव सरकार रातों रात देती है। पर हिंदुओं के त्यौहार आते हैं तो एयर कंडीशन बंगलों में बैठ करके हमें सबूरी की नसीहत दी जाती है। अन्य धर्मों को अनुमति देते समय ये इनकी सबूरी कहाँ जाती है? हम केवल और केवल इतनी ही मांग कर रहे हैं कि परंपरा के तहत भीड़ न इकट्ठा करते हुए, पूरे नियमों का पालन करते हुए हमारे भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव हमें मनाने की अनुमति दे। पर ठाकरे सरकार न सुनने को तैयार है, न ठाकरे सरकार को इस पर कोई निर्णय लेना है। निर्णय नहीं लेना, यही विगत 2 वर्षों से उनका निर्णय है। दूसरी ओर देखो कैसी विडंबना है, महाराष्ट्र में सब कुछ खुल गया पर मंदिर नहीं खुले। हम मंदिरों के बाहर भी भीड़ नहीं चाहते। जिस प्रकार से रेलवे में आपने 2 वैक्सीनेशन जिसने लिए हैं उनको रेल की यात्रा में सफ़र करने की अनुमति दी, क्या वैसा नियम मंदिरों में दर्शन करते समय नहीं लग सकता? इसके पूर्व भी मंदिर खुले थे, ऑनलाइन लोग पास ले रहे थे, पास लेकर मंदिरों में जाके दर्शन कर रहे थे। भीड़ इकट्ठा करने की बात हम नहीं कह रहे। हम मान के चलते कि हजारों लोग नहीं, कुछ लोग तो दर्शन कर पाएंगे। पवित्र मास चल रहा है, पर ठाकरे सरकार ने बियर बार खोलने के लिए नियम बनाए, शराब के ठेके खोलने के लिए नियम बनाए। हम यही मांग कर रहे हैं, उन्हीं नियमों के तहत भले। और अब बात टोक्यो पैरालंपिक्स की। टोक्यो पैरालंपिक्स में आज भारत ने इतिहास रच दिया है। जैवलिन थ्रो में देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर मेडल जीता। भारत की सुंदर सिंह गुर्जर ने भी जैवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और दोनों ही खिलाड़ियों ने इस जीत के लिए अपने कोच, परिवार, देश और पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। यानी कि देखिए किस तरह से अब लगातार
देश के जो खिलाड़ी हैं वो दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। और टोक्यो पैरालंपिक से एक बार फिर से अच्छी खबर, जहां पर इतिहास रचते हुए जावलिन थ्रो में देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर मेडल जीता है और भारत के ही सुंदर सिंह गुर्जर ने जावलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता। पैरालंपिक्स में तीसरा मेडल जीतने पर मुझे बहुत खुशी है और सबसे पहले मैं कहूँगा कि मेरे परिवार ने जो मेरा सहयोग दिया, मेरे माता पिता ने मुझे ग्राउंड पे भेजा एक डिफरेंट लेवल होते हुए भी, और उसके बाद मैं कहूँगा कि मेरे कोच सुनील तंवर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे को लगातार ट्रेनिंग करवाई 5 साल तक, और मेरे फिटनेस कोच, पूरी टीम, स्पेशली मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को। आने से पहले हमें जो उन्होंने सपोर्ट किया, बहुत खुशी है ये बताते हुए कि तीसरा मेडल हमने ओलंपिक में फिर जीता है। हम गोल्ड से चूक गए लेकिन सिल्वर मेडल हमने देश के लिए जीता, उसके लिए भी बहुत खुशी। और जिन्होंने हमारा पूरे देश ने हमारे लिए दुआएं की थी, और मैं अपने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हमारी पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज ओलंपिक के अंदर मैंने मेडल जीता है। 2016 रियो ओलंपिक में मेरा 5 सेकंड लेट होने के कारण मैं लेट हो गया था, डिस्क्वालीफाई हो गया था, और आज 2020 ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मुझे बड़ी खुशी है कि अपने 2 मेडल इंडिया के आए, और मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने कोच साहब श्री महावीर सैनी जी का, जिन्होंने कंटिन्यू मुझे 2009 से और 2021 तक कंटिन्यू मुझे अभ्यास करवाया है, और बुरे समय भी मेरा साथ दिया था 2000 रियो 16 ओलंपिक के बाद में। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इतना मोटिवेट किया है, इतना सहयोग किया है। तो आपको बता दें कि टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत ने इतिहास रच दिया है, जहां पर जावलिन थ्रो में देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर मेडल जीता है और भारत के ही सुंदर सिंह गुर्जर ने भी जावलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता। दोनों ही खिलाड़ियों ने इस जीत के लिए अपने कोच, परिवार, देश और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया है। यानी कि लगातार जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो एक के बाद एक इतिहास रच रहे हैं। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक्स में हमने देखा कि किस तरह सभी भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 7 मेडल अपने नाम किए थे, और अब टोक्यो पैरालंपिक्स में भी एक के बाद एक लगातार भारत के खिलाड़ी इतिहास रच रहे हैं। जहां पर आपको बता दें कि जावलिन थ्रो की अगर बात की जाए तो देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर मेडल जीता है और भारत के ही सुंदर सिंह गुर्जर ने जावलिन थ्रो में ही ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यानी कि जावलिन थ्रो में ही हमें 2 पदक हासिल हुए हैं। देवेंद्र झाझरिया ने जहां पर सिल्वर मेडल जीता है, वहीं सुंदर सिंह गुर्जर ने जावलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पूरे देश का नाम रोशन किया है। और दोनों ही खिलाड़ियों ने इस जीत के लिए अपने कोच, परिवार, देश और प्रधानमंत्री मोदी का भी धन्यवाद दिया है। आज भारत ने 4 मेडल अपने नाम किए हैं। 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है भारत ने, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब तक 7 मेडल जीत लिए हैं भारत ने कुल मिलाकर, और पैरालंपिक्स में भारत ने इतिहास रच दिया है, जहां आज भारत ने 4 मेडल लगातार जीते और कुल मिलाकर अब तक भारत ने 7 मेडल अपने नाम कर लिए हैं। और वहीं जावलिन थ्रो में देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर मेडल जीता है और भारत के ही सुंदर सिंह गुर्जर ने भी जावलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। और दोनों ने ही अपने कोच को, परिवार को और प्रधानमंत्री मोदी को भी धन्यवाद दिया है। यानी कि लगातार जितने भी भारतीय खिलाड़ी हैं वो देश विदेश में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, और टोक्यो पैरालंपिक्स में भी एक बार फिर से गर्व महसूस करवाया है इन सभी भारतीय खिलाड़ियों ने। वहीं टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत की अवनी लेखरा ने भी इतिहास रच दिया है। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर स्पर्धा SH1 में ये स्वर्ण पदक जीता है। और वहीं जावलिन थ्रो में भी भारत को 2 मेडल हाथ लगे हैं, जहां पर 1 सिल्वर है और दूसरा ब्रॉन्ज मेडल हमारे हाथ लगा है। जावलिन थ्रो में देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर मेडल जीता है और भारत के ही सुंदर सिंह गुर्जर ने भी जावलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। और दोनों ही खिलाड़ियों ने इस जीत के लिए अपने कोच को, परिवार को, देश और प्रधानमंत्री मोदी को भी धन्यवाद दिया है। टोक्यो ओलंपिक्स की तरह ही टोक्यो पैरालंपिक्स में भी प्रधानमंत्री मोदी लगातार जो खिलाड़ी वहां पर पहुंचे हुए हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनका प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं, और इसी की वजह से खिलाड़ियों में भी एक अलग जोश देखने को मिल रहा है। और लगातार भारत के खिलाड़ी इतिहास रच रहे हैं। और देवेंद्र झाझरिया की पत्नी मंजू झाझरिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले तो मंजू जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर और बहुत सारी बधाइयां आपको। कैसा लग रहा है आज? थैंक यू, आपको भी से बधाई हो, पूरे देश को बधाई हो। बहुत अच्छा लग रहा है।
और किस तरह की तैयारी थी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने अपने मेडल की हैट्रिक बना दी जी। और मंजू जी, किस तरह की तैयारी थी देवेंद्र से? क्या आपको उम्मीद थी कि इस बार वो जाएंगे पैरालंपिक्स में और मेडल जीत कर आएंगे? बिल्कुल उम्मीद थी मेरे को। उनके जो हार्ड वर्क देख रही थी मैं, लगातार 2 साल से वो कंटिन्यू कर रहे थे और उनका जो कॉन्फिडेंस था, उनको देखते हुए मुझे पूर्ण विश्वास था कि वो देश के लिए मेडल जीत के लाएंगे। जी बिल्कुल मंजू जी, और आप उनकी अर्धांगिनी हैं और आपके बिना वो अधूरे हैं। आपका भी बहुत बड़ा योगदान जरूर रहा होगा उनकी इस जीत के पीछे। किस तरह आपका शेड्यूल रहता था देवेंद्र के साथ? बिल्कुल शेड्यूल यही रहता था कि मैं तो कभी बात भी नहीं कर सकती थी। उनका व्हाट्सएप चेक करके बात करती थी कि वो कब ऑनलाइन हुए हैं, क्योंकि मैं उनका टाइम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी कि क्या पता अब वो ग्राउंड से आके रेस्ट कर रहे होंगे, मैं फ़ोन करूंगी तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। हमारी रात को सिर्फ एक बार बात होती थी 9 बजे। उसमें हमारा 5-7 मिनट का टाइम तो इसी सेशन पे गुजरता था कि आज आपने क्या वर्क किया, कितना थ्रो किया, क्या एक्सरसाइज की। और जब यदि कभी उनको ये लगता कि कभी उनका सेशन हल्का लगता, मतलब जेवलिन अच्छी नहीं लगी होती, तो मैं उनको यही बोलती, कोई बात नहीं, कल मंडे को करोगे, फ्राइडे को करोगे तो बिल्कुल अच्छा आएगा, बिल्कुल, आप और रिजल्ट अच्छा दोगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेडल लाओगे। मैं ऑल टाइम उनको यही कहती रहती थी। बिल्कुल, और आज उन्होंने वही कर भी दिखाया है मंजू जी। वो देश के लिए मेडल जीत कर आए हैं। और अगर बात की जाए उनकी तैयारी की, देवेंद्र भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र झाझरिया, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत सारी बधाइयाँ। मेरे पास देवेंद्र, आवाज आप तक पहुंच रही है? बहुत सारी बधाइयाँ, न्यूज़ 18 इंडिया पर स्वागत है आपका। देवेंद्र, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? देवेंद्र तक हमारी आवाज ठीक ढंग से शायद पहुंच नहीं पा रही है। देवेंद्र, आवाज आप तक क्या पहुंच पा रही है? बिल्कुल आ गई। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर और बहुत ढेर सारी बधाइयां न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से सबसे पहले आपको। थैंक यू। देवेंद्र, कैसा लग रहा है आज मेडल आप अपने हाथ पर लेकर आए हैं? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी मेहनत थी, वो मेहनत का आज नतीजा आया है और परिवार ने बहुत सहयोग दिया, विशेष तौर पे क्योंकि मेरे माँ बाप ने सपना देखा था मैं खिलाड़ी बनूं और देश के लिए 3 मेडल जीतना, वाकई हैट्रिक बनाना मेरे लिए आज बहुत खुशी का पल है। बहुत बधाइयां उसके लिए देवेंद्र आपको। कैसी रही आपकी जीत की तैयारी? अच्छी ट्रेनिंग थी, हमारी ट्रेनिंग प्लान भी अच्छी थी और बिल्कुल हमने अच्छा कंपटीशन लड़ा। और जब आप मेडल जीतते हो तो देखते हैं कि सब कुछ अच्छा रहा हमारे लिए आज। जी देवेंद्र, एक खुशखबरी आपको दे दूं कि आपकी पत्नी मंजू भी इस वक्त टीवी पर आपको देख रही हैं और वो आपको सुन भी सकती हैं। कुछ कहना चाहेंगे मंजू के लिए? बिल्कुल, इन्होंने मेरी लाइफ ही बदल दी क्योंकि अपना कैरियर दांव पे लगा के मेरे को फ्री रखा, ट्रेनिंग की मैंने। और 17 में एक बार फिर मैं गेम छोड़ना चाहता था, 17-18 में मेरे शोल्डर में इंजरी हो गई थी, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, आप टोक्यो खेल सकते हो, मेडल ले सकते हो, मुझे कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल, मंजू कुछ कहना चाहेंगे? आपने सुना होगा देवेंद्र को। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल मैं यही कहना चाह रही हूँ। जब इन्होंने 8 में इवेंट नहीं था, 12 में इवेंट नहीं था, तो ये डिमोरलाइज हो गए थे। एक बार बोले मैं गेम छोड़ देता हूँ। मैंने कहा नहीं, आप कर सकते हो, बिल्कुल आप तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिए, आप जरूर करोगे। और जब भी एक बार इनके शोल्डर में इंजरी हो गई थी तो डॉक्टर ने कहा इनका ऑपरेशन होगा, अब आपको गेम छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा आप बेहतर से बेहतर फिजियो ले लो, आप एक बार ऑपरेशन को अवॉइड करो और हो सके तो क्या पता रिकवरी हो जाए। और इनके फिजियो ने खुद ने खूब मेहनत की तो इनकी रिकवरी भी हुई और आज अपन रिजल्ट देख रहे हैं अपने सामने। बिल्कुल, और आज पूरे देश को गर्व महसूस करवाया है देवेंद्र ने। बिल्कुल, और हैट्रिक भी बना दी। बहुत बड़ी उपलब्धि है। देवेंद्र, आप अपनी इस जीत का श्रेय क्या मंजू को भी देना चाहेंगे? बिल्कुल, इनको बहुत बड़ा श्रेय देना चाहूंगा। इनको बस टाइम नहीं देता हूं मैं बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे को बाहर रहना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए। लेकिन इन्होंने जैसे घर को मैनेज किया, बेटी को, बेटे को, मम्मी साथ आज इनके, तो मेरे को
घर की तरफ से 100% इन्होंने फ्री किया। कभी निराश होता था, थरो नहीं लगता था, तब नाइट में बात करता था तो कहती थी आप कर सकते हो, चिंता मत करो, अगला सेशन आपका अच्छा लगेगा। क्योंकि इसमें जब जेवलिन फेंकते हैं तो कई बार कम भी लगती है, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत मोटिवेट किया इन्होंने। बिल्कुल। और देवेंद्र, अगर गेम से पहले की बात की जाए तो क्या चल रहा था उस वक्त आपके दिमाग में? बस लास्ट बात मैंने बेटी से की, बेटी ने कहा कि पापा जी बिल्कुल मेडल लाओगे आप, मुझे कॉन्फिडेंस है। और वही कॉन्फिडेंस के साथ गया। और आज कंपटीशन होता है, उसमें आपको लड़ना पड़ता है और जीतना पड़ता है। तो आज कंपटीशन में मेडल लिया, 3 मेडल लेना देश के लिए मेरे को बहुत ही खुशी है आज। बिल्कुल। और अगला टारगेट क्या होने वाला है देवेंद्र आपका? अब आगे किस तरह की तैयारी करेंगे? क्योंकि अब हमको उम्मीद है कि अगली बार जब आप पैरालंपिक्स में उतरेंगे तो मेडल का रंग जरूर बदलेगा। बिल्कुल। सबसे पहले तो घर पे आऊंगा, घर से बहुत दिन से दूर हूँ, बेटे के साथ बहुत टाइम बिताना है मेरे को। बेटा है, मेरी वाइफ है, जिन्होंने पीछे इन्होंने फैसले लिए हैं वैसा ही आगे फैसला यही लेंगे और एक नई प्लान बनाएंगे, नई उम्मीदों के साथ फिर से उतरेंगे। बिल्कुल, नई उम्मीदों के साथ फिर से उतरेंगे। मंजू आपको लगातार सुन रही है। मंजू, कुछ कहना चाहेंगी देवेंद्र को? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही कह रही हूँ कि अभी तैयारी को कंटिन्यू ही रखना है, बरकरार ही तो रखना है। तैयारी तो कर ही रखी है, अभी तो 3 ही साल बाकी है। 24 वाले ओलंपिक में भी कंटिन्यू रखिए, देश के लिए एक मेडल और लेके आइए। बिल्कुल। और यहाँ पर लगातार जो हमारे खिलाड़ी हैं उनका प्रोत्साहन बढ़ रहा है। देवेंद्र, प्रधानमंत्री मोदी से भी क्या आपकी बातचीत हुई थी? देवेंद्र, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी जी। प्रधानमंत्री मोदी से भी क्या आपकी बातचीत हुई थी इस जीत पर? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी का सबसे पहला फोन आया उनका और मेरे को बधाई दी। इससे कहीं न कहीं ज्यादा देखा जाए तो उन्होंने जानने पे जो हमें हौसला दिया, एक विदाई पार्टी दी थी उन्होंने, तो उस हौसले के साथ हमने कंपटीशन लड़ा और मेडल जीता। आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी फोन करके स्पेशली। बहुत अच्छा लग रहा है, एक देश का प्रधानमंत्री बधाई देता है खिलाड़ी को। बिल्कुल। और आपका मनोबल जरूर बढ़ा होगा। देवेंद्र, अगर आपकी इस जीत की तैयारी की बात की जाए तो कितनी चुनौतियां आई यहां तक पहुंचने के लिए? जी देवेंद्र, मेरी आवाज सुन पा रहे? जी जी, आवाज आप तक पहुंच रही है देवेंद्र? आपका वीडियो नहीं आ पा रहा है हम तक, लेकिन आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है देवेंद्र आपको? आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं देवेंद्र? बिल्कुल, मैं करता हूँ वीडियो ऑन। जी। चुनौतियां तो बिल्कुल रहती हैं, क्योंकि आप जब वर्ल्ड लेवल पे स्पोर्ट्स पे परफॉर्मेंस देना होता है तो हर टाइम आपके सामने चुनौती रहती है। आपको अच्छी परफॉर्मेंस देना है, आपको कोविड से खास करके बचना भी एक चुनौती थी इस ओलंपिक में। तो लेकिन आज अच्छा लग रहा है, लास्ट में रिजल्ट अच्छा रहा तो सब कुछ अच्छा है। बिल्कुल। और मंजू, क्या कहना चाहेंगी? और देवेंद्र ने वादा भी किया है कि अब जब घर आएंगे तो आपको भी समय देंगे, बच्चों को भी वो समय देंगे। हेलो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दिन से वेट कर रहे हैं बच्चे भी। कोई भी घर का प्रोग्राम है वो अटेंड नहीं कर पाते, बच्चों की कोई बर्थडे पार्टी है बच्चे भी मिस करते हैं, बोलते हैं पापा कभी नहीं आते मम्मी। मैं तो यही कहती रहती हूँ, बेटा बर्थडे अगले साल फिर आ जाएगा, पापा को मेडल लेके आना है। बिल्कुल। और पापा ने मेडल ला भी दिया है भारत के लिए और आज पूरा देश गर्व मना रहा है। मंजू, इस वक्त अगर घर की बात की जाए तो घर में किस तरह का माहौल है? खासतौर पर देवेंद्र के मम्मी पापा का क्या कहना है? बहुत खुशी है। पापा तो पिछले साल संरक्षित गए, उनका बहुत बड़ा सपना था ये उनका कि मैं तीसरा मेडल देखूं, लेकिन वो नहीं देख पाए। लेकिन इनकी मम्मी मेरे साथ हैं जो बहुत खुश हैं इनके मेडल से, और मैं भी बहुत खुश हूँ। हमारा पूरा परिवार, दोस्त लोग आए हुए हैं और लगातार सुबह से मिठाइयाँ, ढोल नगाड़े, पटाखे बजा रहे हैं और घर पे खुशी मनाई जा रही है। बिल्कुल। और काफी भीड़ देवेंद्र इस वक्त आपके घर में हम देख सकते हैं, बहुत सारे मेहमान वहां पर पहुंचे हुए हैं आपको बधाई देने के लिए। कोई संदेश इनके लिए आप देना चाहें अपने परिवार वालों के लिए और पूरे देश के लिए जो आपको टकटकी लगाए बैठा हुआ था और आज गर्व महसूस कर रहा है? बिल्कुल, 130 करोड़ लोगों की मेरे साथ दुआएं थी और मेरे परिवार का बहुत बड़ा सहयोग रहा। मेरा फ्रेंड सर्किल है, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा।
एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, सभी मिलके काम करते हैं तभी जाके एक नतीजे पे पहुंचते हैं हम, और सभी ने मिलके काम किया, तो मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल, सभी को बधाई। और आगे आप इस जीत की तैयारी को कहां तक ले जाना चाहते हैं आप देवेंद्र? आप किस तरह ट्रेनिंग की जाएगी और कोच को क्या कहना चाहेंगे खास तौर पर? बिल्कुल, मेरे 5 साल से सुनील जी कोच हैं, पिछला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था तभी वही थे, आज भी मेरे साथ वही हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की, अलग प्लानिंग बनाई उन्होंने, क्योंकि एज फैक्टर भी देखना पड़ता है। उन्होंने बहुत हार्ड ट्रेनिंग कराई, मैं सच बताऊं, कई बार तो इतना मुश्किल होता था, लेकिन उन्होंने कहा देख ले मेडल जीतना है तो ऐसा ही करना है। 3-3 घंटे के सेशन लेते थे वो। बिल्कुल, यानी कि काफी सारी चुनौतियां रही और सभी का सामना करते हुए आज आपने मेडल जीता है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र और मंजू, उनका पूरा परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ था। एक बार फिर से पूरे परिवार को और देवेंद्र को खास तौर पर बहुत ढेर सारी बधाइयां न्यूज़ 18 की तरफ से। आज अमूल फेसबुक पर अमूल सिंपल होममेड रेसिपी शो के 500 दिन पूरे होने का जश्न मना रहा है, जो अब दुनिया का सबसे बड़ा लाइव रेसिपी शो है। इसे अब तक 200 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और पिछले 500 दिनों में 3300 से अधिक रसोइयों ने शो में 2900 से अधिक लाइव व्यंजन तैयार किए हैं। आज इस नॉन स्टॉप लाइव रेसिपी शो के 500 दिनों के उत्सव के हिस्से के रूप में वो 15 घंटे की नॉन स्टॉप लाइव कुकिंग का आयोजन कर रहे हैं, जहां चुनिंदा 15 शेफ हर घंटे नए व्यंजन तैयार करेंगे। 5 शेफ अगले 5 घंटों में कुछ स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करने वाले हैं। दोपहर 2 बजे शेफ संजय खंडारे, दोपहर 3 बजे शेफ अनुलता शर्मा, शाम 4 बजे शेफ प्रवीण झा, शाम 5 बजे शेफ सार्थक कोचर, शाम 6 बजे गायत्री रतन ये स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करेंगी। अब बड़ी खुशखबरी, मनी कंट्रोल प्रो के ताजा ऑफर के साथ आप प्रो को 365 रुपए प्रति साल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और 10,000 रुपए तक के एक्सक्लूसिव ऑफर पा सकते हैं। आज ही मनी कंट्रोल पर लॉग ऑन कीजिए